सो स्टेप्स एकदम शांत इन रेस्पायरेशन। ये हमारा आखिरी टॉपिक था और यहीं से शुरू करते हैं। हमने कहा था पहला स्टेप हमारे लिए ब्रीदिंग है, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एकदम शांत एट एल्वुलाई, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और चौथा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू, और पांचवा है सेलुलर रेस्पायरेशन। कल बहुत मन लगा करके हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा कि हमारे रेस्पायरेशन में 5 पार्ट है। और एक और इंफॉर्मेशन, 246 के हिसाब से आज 246 है, तो आज मैं आपको अलाउ करता हूं कि आज क्लास नहीं है, तो इसका मतलब वी विल स्टार्ट विद द सैटरडे, ठीक है। तो आज 246 को मैं एग्जाम कर रहा हूं, इसका मतलब आज शाम को कोई क्लास नहीं, और कल आपको आना नहीं है शाम को। कल किसको आना है? आर्टो को। तो सैटरडे को आपको आना है। आज दिन कौन सा है? थर्सडे। हाँ नहीं बेटा, चूंकि अभी हम लोगों ने इनको बताया नहीं है, बाकी लोगों को पूरी तरीके से सूचना नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, शाम को हौच पौच होगा। तो आज भर के लिए और माफ कर दो, कल आएगा R2, परसों आप लोग आ जाएंगे। तो आज शाम की क्लास तो एंजॉय करिए, ठीक है? ठीक, तो बताओ कितने स्टेप है? 5। पहला कौन? ब्रीदिंग, दूसरा, तीसरा ट्रांसपोर्ट, और चौथा सेल। इन दोनों का नाम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। हाँ, इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इसका सेल। इसे हमें पढ़ना, बाकी ये 4 स्टेप पढ़ने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बोलते हैं ब्रीदिंग के मेन 2 स्टेप्स हैं। देयर आर 2 स्टेप इन ब्रीदिंग। One is known as inspiration, दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन। Inspiration is also known as inhalation, expiration is exhalation। अब ये चीजें समझाने की नहीं है, तो आप लोग रोज करते हो ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इनहेलेशन इज ब्रीद इन, दूसरे खाते ना सही करते हैं। एक्सहेलेशन इज ब्रीद आउट। लंग्स के रेस्पेक्ट में बहुत ध्यान देना है, हर एक चीज का एक मैकेनिज्म होता है। सो हियर इज 2 लंग्स, यस, एक राइट और एक लेफ्ट, इन अ कैविटी नोन एज थोरेसिक कैविटी। तो वी हैव द थोरेसिक कैविटी, ओके। तो बताओ लंग्स का के रेस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर से, कहां से बेटा? एटमॉस्फेयर से गैसेस का लंग्स की तरफ जाना, और लंग्स की तरफ से वापस आना, तो याद रखना ये आएंगी तो निकलेंगी नोज से। किसे? नोज। तो हमें फील होगा नोज और माउथ से एयर का अंदर इंस्पायरेशन और एयर का आउटर एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए भी नीड 2 कैविटीज। अगर ये भूले नहीं हो तो यस यस जल्दी बोलोगे। इस कैविटी का नाम क्या? ये थोरेसिक कैविटी है। और इस कैविटी का नाम
पल्मोनरी कैविटी और थोरेसिक कैविटी सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? और मैंने बताया था एक निगेटिव प्रेशर पर है, कौन? थोरेसिक कैविटी। और कल मैंने वो लाइन पढ़ाई थी कि एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन, अगर मैं थोरेसिक कैविटी बढ़ाऊं तो पल्मोनरी कैविटी बढ़ जाए, और अगर मैं थोरेसिक कैविटी घटाऊं तो पल्मोनरी कैविटी, क्योंकि लंग्स पे हमारा कंट्रोल नहीं, हम लंग्स को फुला और कम नहीं कर सकते, तो हम किसको फुला और कम करें? थोरेसिक। तो जब हम थोरेसिक कैविटी को फुलाएंगे तो लंग्स फूल जाएंगे, थोरेसिक कैविटी को श्रिंक करेंगे तो लंग्स भी श्रिंक। तो हाउ मेनी कैविटी वी हैव? एक और पल्मोनरी कैविटी, दूसरा थोरेसिक। और बेटा कितने प्रोसेस हैं? दो। एक और इंस्पायरेशन, दूसरा सांस लेना, सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन। और इनकी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो मुश्किल है। चलो हटाते हैं इसे। चलो अब आपको थोरेसिक कैविटी का लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखाना है, तो ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, तो आगे पीछे साइड में, साइड में। ध्यान सुनना, अगर मैं इसे मानूं कि ये सर स्टर्नम है, यस और नो? इट इज स्टर्नम, ओके। ये वाला बेस ऑफ नेक, बेस ऑफ नेक के बाद जो मैं ये बना रहा हूं ये क्या है? थोरेसिक वर्टेब्री। प्लीज इन्हें मान लीजिएगा कि थोरेसिक वर्टेब्री के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं होते मेरे, मैं जानता हूं, आप इन्हें वर्टेब्री मान लीजिएगा। कौन सी वर्टेब्री है? अच्छा बताओ यहां पर कौन है? डायफ्राम। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में चूंकि रिब्स कट जाएंगी तो मुझे दिखानी नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे रिब्स काट जाएंगी, दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अजीब सा सेक्शन है जो बना रहा हूं मैं, तो आपको बनाना पड़ेगा। यस बताइए, यहां पर कुछ होंगी, क्या ये रिब्स हैं? यस, रिब्स में मसल्स हैं? नाम बताओ। क्या ये इंटरकॉस्टल मसल है? यस। सो दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स। ये देखना, इनको रटना नहीं है तो तुमको मैं बताऊं, जो रिब्स होती हैं एक्चुअली उनका नाम होता है कॉस्टम। बोलो क्या नाम? कॉस्टम का मतलब होता है रिब्स। तो दो रिब्स के बीच की मसल का नाम इंटरकॉस्टल मसल। फिर से बोलो, इंटरकॉस्टल मसल, ओके। और एक मस्कुलर बेटा बहुत बड़ा मसल है जो हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बचाता है, पीछे बोलो बड़ा। सो दिस इज डायाफ्राम। बोलो कौन? डायाफ्राम। तो ये बताओ मसल है, दिस इज डायाफ्राम, दीज आर इंटरनल एक्सटर्नल। याद रखना, इन मसल को हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। और इंटरकॉस्टल मसल्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की हैं। एक का नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। बोलो क्या? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ, आगे की बोन, पीछे की वर्टेब्री, नीचे एक पूरा का पूरा सीट है जो डोम शेप है। कैसा है? डोम। फ्लैट है कि डोम शेप? यानी ये तिरछा है, इस तरीके का डोम शेप है। अगर आप एज्यूम कर सको तो उल्टा भगोने जैसा, याद रहेगा? या फिर आपने तसले देखे, ठीक वैसा है ये डोम शेप, याद रहेगा? तो याद रखना, इनके बाद ये है कॉस्टम। बोलो क्या है? कॉस्टम। व्हाट इज कॉस्टम? रिब्स। और इनके बीच की मसल का नाम इंटरकॉस्टल मसल। फिर से बोलो, इंटरकॉस्टल मसल्स। और कल मैंने आपको एक्सिस सिखाई थी, याद है? तो बताओ भाई, अगर आपको एक्सिस याद है और ये थोरेसिक कैविटी है तो मैंने बोला था इस एक्सिस का नाम, मैंने कहा था इतना सीख के जाओ। बोलो एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, पक्का? और इस एक्सिस का नाम, क्या ये डॉर्सोवेंट्रल है? डॉर्सोवेंट्रल। तो कोई भी चीज अगर ना समझ में आ रहा है तो बताना। अगर मेरी एक्सिस इस तरीके से जाए, नेक से डायाफ्राम में जाए, एंटीरियो को, ये वाला पोर्शन एंटीरियर, ये वाला
ये वाला डॉर्सल, ये वाला। अगर मैं एक रॉड यहां से घुसाऊं, यहां निकाला, डॉर्सो वेंट्रल, पक्का? यस, इसी को डॉर्सो वेंट्रल बोलते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं तो बताओ हमारी थोरेसिक कैविटी की कितनी एक्सेस? 2। एक और एंटीरियर, दूसरा डॉर्सल, ये वाला, ये वाला। ओके, कितनी मसल्स? एक डायाफ्राम और एक इंटरकॉस्टल। इंटरकॉस्टल मसल हो गई। और इंटरकॉस्टल मसल भी कितने प्रकार की? 2। एक कौन? इंटरनल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल। दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जैसे डंडा उठाओ, कोई और दिख जाए ऐसा कोई डंडा तो बताओ। थैंक यू। बस बस हो जाएगा। ला, बैठ जाओ। जस्ट ट्राई टू सी दिस। इफ दीज आर द रिब्स, क्या बेटा? ओके, ये रिब है। ऐसी हमारे पास 12 पेयर, बोलो कितनी? 12 इधर, 12 इधर, तो 12 पेयर। एक पेयर, 2 पेयर, 7 3 2, सुना है? 7 3 2, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो कुल मिला के बोलो 12 इधर और 12 इधर। कहां से कहां? स्टर्नम से रिब्स, स्टर्नम से रिब्स। कितनी पसलियां? 12 बाईं तरफ, 12 दाईं तरफ। तो ये रही हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार की रिब्स, कोई भी 2 रिब्स। ओके, इन 2 रिब्स पे हैंकी कहां गया मेरा? पकड़ो। यस, इन रिब पे मसल्स का अटैचमेंट, बहुत ध्यान सुनना। वैसे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे एमबीबीएस तक, और क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। ये इस वजह से मेरा काम बन जाएगा। ये है कॉस्टम, बोलो क्या है? कॉस्टम। एंड दीज आर द मसल्स। क्या है ये? मसल्स। मसल्स में ध्यान सुनना, इस तरीके की मसल्स का नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। बोलो क्या? और जो मैं बताऊं उसको ध्यान से समझना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जुड़ी अंदर होती है, कहां? और निकली बाहर, बाहर निकलने की वजह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, यानी नीचे वाली रिब्स में अंदर और ऊपर वाले भी बाहर। पक्का? तो याद रखना, एक तरफ इनसाइड जुड़ा हुआ है, प्लीज इसे देखने की कोशिश करिए। ये कहां जुड़ा है? इनसाइड। और एक तरफ, और जब भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कौन? एक्सटर्नल इंटर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नीचे वाली रिब को ऊपर उठाएंगी। किसको उठाएंगी? तो इसका मतलब ये वाली भी किसी की, ये भी उठेगी, वो वाली भी। समझ में आया? तो बताओ ये कौन सी मसल? इंटरनल के एक्सटर्नल। और अगर मैं एक्सटर्नल इंटर मसल कॉन्ट्रैक्ट कराऊं तो एक्सटर्नल इंटर मसल का मतलब एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ होते कि बाहर? किसी का नाम एक्सटर्नल क्यों? तो बाहर। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? और अगर बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स वहीं रहेगी कि ऊपर उठेगी? ऊपर। जस्ट ट्राई टू सी दिस इन योर रिब्स। इफ देयर इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये खींचेगी किसको? नीचे वाले को। तो बताओ, मैं 7वीं ने किसको खींच, छठी ने किसको खींचा? 7वीं को। छठी को 5वीं ने, 5वीं को 4थी ने, 4थी को तीसरी को, दूसरी को पहली फिक्स है। तो पहली से लेकर 7वीं तक सारी रिब्स बची की खिंच गए। और खिंची तो कहां आई? अंदर की बाहर? जस्ट ट्राई टू सी इट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन। यस और नो? अभी भी नहीं आया? आया? तो बताओ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्टैक्ट हुई, कौन सी मसल? तो अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्टैक्ट हुई तो जो मैं पूछूंगा बताना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्टैक्ट हुई तो बताओ रिब्स अंदर आई कि बाहर? स्टर्नम अंदर की बाहर? बाहर। तो स्टर्नम अगर बाहर आई तो बताओ स्टर्नम अपनी पोजीशन वही रखी कि चेंज कर दी? तो जो व्हाइट वाला है इट इज अ चेंज पोजीशन। यस और नो? और रिब्स भी बाहर, मतलब अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। मोशन नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो। रिब्स
अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। किसकी वजह से? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये रिब्स को फॉरवर्ड करेंगी। कहां करेंगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे, एंड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। और फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बड़ा हुआ, फॉरवर्ड और अपवर्ड अगर बाहर आया तो रिब केज अंदर की बाहर, तो जो आपका कंकाल है हड्डियों का पसलियों का वो अंदर की बाहर, और स्टर्नम भी बाहर, और स्टर्नम भी बाहर। तो बताओ ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस? डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस घटी की बढ़ गई? सर नहीं आया? आया? तो बताओ डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस क्यों बढ़ी? कौन सी मसल कांटेक्ट हुई? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और उसी समय डायाफ्राम कांटेक्ट हुआ। कौन कांटेक्ट हुआ? और डायाफ्राम जब कांटेक्ट होगा तो डोम हो जाएगा कि फ्लैट? तो बताओ पहली पोजीशन ये थी, अभी ये पोजीशन है, तो बताओ कौन सी एक्सिस बढ़ी? एंटीरियर पोस्टीरियर। बताओ कौन सी एक्सिस बढ़ गई? एंटीरियर। बताओ डायाफ्राम नीचे आया। कहां आया? नीचे। अब आपने ग्लास में गुब्बारा बांध रखा, गुब्बारा नीचे खींचा, बताओ ग्लास का वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। नहीं समझ में आया? तो बताओ डायाफ्राम कांटेक्ट होने पर कौन सी एक्सिस बढ़ी? और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो बोलते हैं डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एनसीईआरटी लिखती है डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स की कॉन्ट्रैक्ट, तो ये डोम हो गया कि फ्लैट? और अगर ये फ्लैट हो गया तो कौन सी एक्सिस? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ये बढ़ गई। अब जरा ध्यान सुनो, डायाफ्राम ने किसे नीचे दबाया? डायाफ्राम ने किसे नीचे दबाया? एब्डोमेन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ने किसको बाहर निकाला? स्टर्नम और रिब्स। तो थोड़ा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। हाँ? और हमें बताया गया है PV इज इक्वल टू NRT। सुने हो? व्हाट इज P? V N R कांस्टेंट T। थोरेसिक कैविटी का टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट? थोरेसिक कैविटी में R भी कांस्टेंट। अभी नई गैस घुसी नहीं है, अभी नई गैस घुसी और तब ये हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या बढ़े? क्या कम होगा? क्या बढ़े? क्या कम होगा? तो बताओ जब तुमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ाई और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ाई, क्या बढ़ गया? सो वॉल्यूम विल इंक्रीज। कोई बेवकूफ भी होगा जो नहीं बता पाएगा वॉल्यूम घटा के बढ़ गया। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में प्रेशर बढ़ा के घट गया। और चीजें कहां से? हाई प्रेशर से लो चली। तो बताओ इंस्पायरेशन हुआ कि एक्सपायरेशन? अभी भी नहीं आया? तो बताओ इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल इन्वॉल्व है? ये लोग इसको इतना हवा बना देते हैं कि मैं घबरा जाता हूं कि इसको क्यों नहीं समझ में आता। बोला गया इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल पर इन्वॉल्व है? एक कौन? डायाफ्राम। एक कौन? पक्का? तो बताओ दो मसल्स, एक का नाम है डायाफ्राम और एक का एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये दोनों मसल इन्वॉल्व हैं इंस्पायरेशन, एंड दैट्स व्हाई इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? एक्टिव। मैं यहां चार्ट बना रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जब आप चुपचाप सांस ले रहे हो, किसी को पता नहीं चल पा रहा। क्वाइट मतलब शांति से, एकदम बदतमीजी नहीं। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग आप बगल वाला सांस ले रहा, आप सांस ले रहे हो, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा। नॉर्मली एयर इन जा रही, नॉर्मली एयर आउट जा रही। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग द इंस्पायरेशन, सांस लेने में इंस्पायरेशन मतलब ब्रीद इन कि ब्रीद आउट, इट इज एक्टिव
एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? और इस प्रोसेस के दौरान कौन सी दो मसल इन्वॉल्व होंगी? कौन सी दो मसल? एक का नाम है डायाफ्राम, फिर से बोलो, डायाफ्राम, और दूसरी का नाम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और अगर ये दोनों मसल कहीं तो कौन कौन सी एक्सिस बढ़ेगी? क्या डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बढ़ जाएगी? एक स्टूल उठा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या बढ़ जाएगी? नो सर। और बताओ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ जाएगी? तो दोनों एक्सिस बढ़ जाएंगी। माफ करिएगा, मेरे पास इससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। इफ इट इज अ बेस ऑफ नेक, इट इज अ बेस ऑफ एंड इट इज अ डायाफ्राम, तो यू हैव टू एज्यूम द डायाफ्राम। यहां पर एक डायाफ्राम एज्यूम करना पड़ेगा। मान के चलो यहां एक मेम्ब्रेन लगी, और मेम्ब्रेन कैसी लगी है? डोम से। फिर से बोलो, डोम से। कैसी? तो अगर डोम से मेम्ब्रेन है तो बताओ ये मेम्ब्रेन ऊपर उठी है कि नीचे? ऊपर। हाँ, ऊपर। आ जाओ, ऐसे पकड़ो, एंड लेट सपोज इट इज अ डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम डोम शेप है। कैसा है? डोम शेप। पूरे में एज्यूम करना पड़ेगा, मेरे पास उतना बड़ा डायाफ्राम है नहीं। सी, इसको पकड़ो, यहां पर टोपी लगा दे। अरे ठीक है, मेरा ही कपड़ा गंदा होगा तो ठीक है, इसको पकड़ो। एंड नाउ दिस इज अ डायाफ्राम। जरा इसको देख लो, डायाफ्राम समझ गए? आप लोग कई बार डायाफ्राम को लाइन समझते हो, लाइन नहीं है, डोम से। और ये बेटा अंदर की तरफ है। कहां पर है? अंदर। अब बताओ ये वाली एक्सिस जहां से पेन आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये डॉर्सोवेंट्रल कैसे बढ़ा, याद हो गया? अगर मैं इसको पकड़े रहना बेटा, अगर मैं इस डायाफ्राम को, किसको बेटा? डायाफ्राम खींचूं, एंटीरियर पोस्टीरियर घटेगा क्योंकि नेक बढ़ गई? नहीं, डायाफ्राम नीचे आया। इसका मतलब कौन सी एक्सिस बढ़ी? एंटीरियर। तो बताओ डायाफ्राम खींचने पर डायाफ्राम किसको धक्का मारेगा? नीचे। नीचे कौन है? एब्डोमेन। हाँ, एब्डोमेन। थैंक यू वेरी मच। नीचे कौन है? एब्डोमेन। तो बोलते हैं जैसे ही डायाफ्राम नीचे धक्का जाएगा एब्डोमेन हिलेगा। कौन हिलेगा? एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के जितने भी कंटेंट हैं वो हिलेंगे। इसलिए जब आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, क्या? तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का मसल का रोल केवल 10 से 20% ही है। उस ब्रीदिंग में 80 से 90% रोल केवल डायाफ्राम का है। इसका मतलब पूरी सांस लेने में किसका ज्यादा रोल, किसका कम? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इसलिए नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में चेस्ट बार बार मूव नहीं करता। कौन ज्यादा? वो डायाफ्राम। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी रेट काउंट करने के लिए बोलूं, क्या एवरीवन यार लिख तो तुम लोगे ही, और लिखने दूंगा मैं। कुछ बच्चे लिख पा रहे हो? खड़े हो, शर्माना नहीं। जब लिख पाना, जब आ गया तो बताना, और ना आए तो तुरंत हाथ उठा देना कि सर नहीं आया, फिर से बताओ। तो फिर बताऊंगा, पैसा लिया है तुमसे, बैठो। अभी तुम ही नहीं बोलोगे तो कैसे माने बोलोगे? ठीक? अरे कल एक्चुअली मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो मुझे समझ में आता नहीं था, केमिस्ट्री पढ़ने आया था तो मुझे मालूम था मोल माने मस्सा। तो जब टीचर ने पूछा डू यू नो व्हाट द मोल, हमने कहा यस। मोल माने? बोले व्हिच इज सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने कहा HCl। दिस वाज माय स्टैंडर्ड। मैं गांव से आया था, 12th किसी तरीके से नकल से पास कर लिया था, और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़के हैं, लड़कियां, वो सब कुछ जानते थे। तो मैं बैठ के घर में रोता था, कहां फंस गया, क्या तैयारी करने लगे। लेकिन मेरे जैसे बेवकूफ का सिलेक्शन हो गया, मैं MBBS कर लिया हूं बेटा, पास हूं, नौकरी भी कराया। तो तुम तो होशियार हो यार, कम से कम तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड मालूम है? बताओ। H2SO4, तुम हमसे ज्यादा होशियार हो। जब मेरा हो सकता है तो तुम्हारा तो 100% हो सकता है।
देखो अभी सुनो शांति से। तो हमारे पास एक एक्सिस कौन सी है? एंटीरियो पोस्ट। और एक कौन सी? डॉर्सो वेंट्रल। तो जब मैं एमबीबीएस के पोस्टिंग में गया, जब मेरे को मरीज के पास भेजा गया, और ये प्रोफेसर जानबूझ के करते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि वो पेशेंट नंबर बेड नंबर 4 में जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करके आओ। तो मैंने कहा रेस्पिरेटरी रेट कैसे काउंट करते हैं? आई वॉज टोटली आउट ऑफ माई माइंड, मुझे मालूम नहीं था कैसे काउंट करते हैं। तो वहां एक बूढ़े दादा सो रहे थे, तो मैंने उनके नाक के सामने हाथ लगाया। ऐसे ही काउंट करते होंगे। और वो प्रोफेसर वहां से मुझे धीरे से देख रहा और हंस रहा। उसने कहा काउंट करके आओ कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। तो मैं बाप गया, दादाजी को देख रहा हूं, दादाजी की आंख खुली, बोले कौन है? हमने कहा सांस गिनना है। तो बोले गिनो। अगर आप सांस का रेट गिनने गए और नाक में हाथ लगा रहे हो, आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। बिकॉज इट इज अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, इट इज नॉट लाइक ऐसा नहीं है। तो आप कैसे काउंट करने लगे? बोले यहां से समझ में नहीं आएगा, चेस्ट देखते हैं। मत देखना, क्योंकि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में चेस्ट हिलता नहीं है। क्योंकि कितना रोल है? 10 to 20। कौन हिलेगा? तो जब तुमसे कहा जाए सांस गिनो, तो कहां देखोगे? नाक, चेस्ट की पेट, पेट ऊपर एक बार, 1 2 3। और ये पेट क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? तो डायाफ्राम का रोल कितना है? 80 to 90। इसीलिए नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इट इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बोलो क्या? इट इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ऐसी ब्रीदिंग जिसमें एब्डोमेन इन्वॉल्व भले ना हो, लेकिन दिखाई कहां से पड़ती है? एब्डोमेन। एंड नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते वक्त हमने कौन कौन सी 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट की? एक कौन? डायाफ्राम। और एक कौन? एक्सटर्नल। क्या डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कौन सी एक्सिस बढ़ी? एंटीरियो पोस्टीरियर। वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुई। कौन सा वॉल्यूम घटा? पर कौन सी एक्सिस बढ़ी? डॉर्सो वेंट्रल। वॉल्यूम बढ़ा, ऊपर नीचे भी बढ़ा, आगे पीछे भी बढ़ा। टोटल वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। और बढ़ गया तो बताओ फॉर्मूला, PV = NR। इस हिसाब से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या बढ़ गया? क्या कम होगा? तो बताओ यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा किसका? थोरैसिक कैविटी। फिर बोलो। और थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो थोरैसिक कैविटी में होगा वही। तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, तो प्रेशर घटा किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई, लंग का लो। फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। गैसेस अंदर आई, गैसेस का अंदर आना इंस्पायरेशन। फिर से बोलो। पैसिव की एक्टिव? एक्टिव। फिर बोलो। और याद रखना, एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। एक्सपायरेशन इज सांस छोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगानी है। बोले क्यों नहीं लगानी? सांस लेने में मेहनत लग रही है। एक्सपायरेशन इज पैसिव। क्यों पैसिव? क्योंकि जो मसल कांटेक्ट थी उसका नाम क्या था? डायाफ्राम। और ये जिंदगी भर कांटेक्ट नहीं रहेगी, तो इलास्टिसिटी की वजह से रिकॉइल करेगी, और रिकॉइल करेगी तो अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगी। नहीं आया? और जब वापस पहुंची तो फ्लैट से क्या हो गई? 2। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी हमेशा कांटेक्ट, तो वो भी बेटा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे तो वो भी अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगी। यहां से फिर से यहां पहुंच गए। तो बताओ क्या घटा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या घटा? और तब तक एयर अंदर आ चुकी थी, तो ये ओरिजिनल जैसा कि ओरिजिनल से ज्यादा एयर, ओरिजिनल से ज्यादा। और इसलिए यहाँ वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? घट गया। प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर अगर यहां से बढ़ गया तो हाई प्रेशर से इंस्पायरेशन के एक्सपर्ट कराना पड़ा। कराना पड़ा कि अपने आप? अपने आप। क्या कराया? क्या हो गया? कई बार लोग पूछते हैं एक्सपायरेशन के लिए मसल बताओ। नो मसल इन्वॉल्व इन एक्सपायरेशन, क्योंकि मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल।
इलास्टिक रिकॉइलिंग, केवल इलास्टिक रिकॉइलिंग हुई और चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई। इंस्पायरेशन हुआ कि एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन। लिख लिया बेटा? हटा दे? नहीं लिख लिया? अब मैं पूछूंगा तो बता दोगे? तो अब मैं पूछूंगा तो बताना। चलो, मैंने आपको बताया कि आपके पास दो कैविटी हैं, एक कौन? थोरेसिक, एक पल्मोनरी। थोरेसिक कैविटी का चेंज पल्मोनरी कैविटी में आएगा। थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तो लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, थोरेसिक कैविटी घटेगी तो लंग कैपेसिटी भी घटेगी। किस पे कंट्रोल नहीं है? लंग। किस पे कंट्रोल है? थोरेसिक, क्योंकि थोरेसिक में मसल है। थोरेसिक कैविटी की कितनी एक्सिस? दो। एक और एंटीरियो पोस्टीरियर, एक डॉर्सो वेंट्रल, दोनों एक्सिस हैं। दोनों एक्सिस को बढ़ाया जा सकता है? बताओ। डायाफ्राम नीचे आएगा? बताओ कितना? डायाफ्राम नीचे आया? कौन सी एक्सिस बढ़ी? एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट हुई? कांटेक्ट हुई तो बताओ रिब्स इनसाइड की आउटसाइड? अपवर्ड की बैकवर्ड? अपवर्ड। और बैकवर्ड की फॉरवर्ड? अपवर्ड और फॉरवर्ड। रिब केज घटा की बढ़ गया? बढ़ गया। एब्डोमेन नीचे गया? डायफ्राम नीचे गया? ज्यादा रोल किसका? कम किसका? चेस्ट का, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहां पर है? चेस्ट। तो रोल किसका ज्यादा? तो बताओ ये दिखेगा कहां? पेट में। सो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज नोन एज एब्डोमिनल। क्योंकि इसको काउंट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एब्डोमिनल। पक्का? किसका कितना रोल? डायफ्राम का कितना? 80 से 90। और बताओ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल 10 से 20। इसका मतलब आपकी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन के लिए दो मसल हैं, दोनों के नाम बताओगे? बोलो कौन? दूसरा। अब मैं हटा रहा हूं, किसी ने ना लिखा हो तो बता देना बेटा। सबने लिखा? आप? हाँ, रुक जा रहे। क्योंकि जब तक मैं पूछ नहीं लूंगा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सब देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, ब्रेन में नहीं है, बेकार है। टीचर को लगता है उसने बहुत अच्छा पढ़ा है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आती। हर टीचर को अच्छा लगता है उसको बड़ा उसने, क्योंकि वो तो समझ ही रहा है। अभी हटा दूं? पक्का कोई बंदा हाथ उठाए जिसको ना लिखा हो? ओके, थैंक यू। अब बताओ, थोरैक्स दिख रहा? ऊपर, नेक, नीचे, साइड में, रेर, आगे, पीछे। क्या यहां मसल है? इंटरकॉस्टल, एक की दो, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। मैंने इंटरनल को छुआ, एक्सटर्नल छुआ है। एक्सटर्नल अंदर कांटेक्ट होगी, बाहर, बाहर कांटेक्ट रिब बाहर आएगी, फॉरवर्ड होगी, रिब केस आगे बढ़ेगा, स्टर्नम आगे की बाहर। तो बताओ ये एक्सिस बढ़ेगी? इसका नाम डॉर्सल, इसका नाम वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ गई, वॉल्यूम घटा की बढ़ा। उसी समय डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, एब्डोमेन पुश किया, एक्सिस एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर भी बढ़ी, डॉर्सो वेंट्रल भी बढ़ी, वॉल्यूम P is inversely proportional to V, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर हाई प्रेशर से इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, डायफ्राम वापस, रिब्स वापस, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, एक्सपायरेशन। आउटसाइड की इनसाइड की इनसाइड से आउटसाइड। तो कितने प्रोसेस? दो। एक और इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, पूछेंगे कौन सी मसल इंस्पायरेशन? दो। डायफ्राम। कौन सी मसल इंस्पायरेशन? फिर कैसे? इलास्टिक रिकॉइल, जो जहां तक पहुंच गया, डायफ्राम कांटेक्ट था, वापस छोड़ा, एक्सटर्नल इंटरमसल कांस्टेंट नहीं, वापस छोड़ी, तो वापस पहुंच गई, तो वॉल्यूम घट गया, और घट गया तो प्रेशर, और प्रेशर बढ़ गया तो हवा उच्च वायु दाब से की तरफ गैसेस गई। आपकी बार उच्च वायु दाब लंग्स में है, निम्न वायु दाब एटमॉस्फेयर, एयर फ्रॉम लंग्स टू आउट। कितने प्रोसेस? एक और इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। नाउ फोर्सफुल ब्रीदिंग, दूसरा पॉइंट, फोर्सफुल ब्रीदिंग।
ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है कि फोर्सफुल? फोर्सफुल। अब हम फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हैं। अभी देखो, देख लो वरना तुम गड़बड़ करो। अभी मैं नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूं, आपको पता भी नहीं चल रहा। अब देखो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, प्लीज डोंट लाफ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। चलो, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये फोर्सफुल, नो, इट्स नॉर्मल एक्सपायरेशन। यही पागल हो तुम। फिर सुनो, छोड़ करके शान वीडियो बनाना बंद करो, मत करो नाटक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो ये बताओ, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है? सांस आ रही है, जा रही है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। कहां पता चल रहा है? एब्डोमेन। कहां कम पता चल रहा है? चेस्ट। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे, ये जरूरी है? फिर से सुनो भाई, देखो, when the अनुलोम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, विलोम नॉर्मल एक्सपायरेशन, विलोम कपाल भस्त्रिका, इट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कपाल भाती फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अनुलोम विलोम कपाल भाती, नहीं आया। तो लोगों को क्या लगता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा ही, ऐसा नहीं है। अभी मैंने लिखा क्या है? हाँ, फोर्सफुल ब्रीदिंग। रट्टा मत मारना और बताना मुझे। फोर्सफुल ब्रीदिंग में फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में भी वही दोनों मसल्स फिर से बनाए, याद है? बोलो इसका नाम स्टर्नम, और ये क्या थी? वर्टिब्री, याद है? और ये वाला डायाफ्राम। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो डायाफ्राम यहां रुकता था, अब वहां रुकेगा, मतलब और कम की और ज्यादा, यस और नो? और जो स्टर्नम यहां रुकती थी, आज वो यहां रुक रही है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का फंक्शन कम की और ज्यादा। द मसल इज सेम। कौन सी? एक कौन सी? डायाफ्राम, और एक कौन सी? एक्सटर्नल। बताइए, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में वही दोनों मसल हैं, द सेम टू मसल्स। बोलो दोनों के नाम बताओ। एक कौन? डायाफ्राम, लेकिन उसका फंक्शन कम की ज्यादा। और दूसरा कौन? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का पहले कितना उपयोग करते थे? 10 से 20। अब लगभग 40 से 50, लगभग 40% किसका काम है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो बताओ 60% काम किसका है? डायाफ्राम। अभी भी डायाफ्राम का ज्यादा काम है, लेकिन दिखेगा कहां ज्यादा? चेस्ट में, क्योंकि पहले चेस्ट मूव, अब चेस्ट देखो व्हाट इट इज, चेस्ट। तो याद रखना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग इट इज नोन एज थोरेसिक ब्रीदिंग। और ये तभी होगी जब बहुत तेजी से आपको कुत्ते ने दौड़ाया हो। हाँ, कुत्ते ने दौड़ाया और आप बहुत तेजी से भागे हैं, और उसके बाद जो भाग रहे उसी के जैसा। किसके जैसा? वाह, व्हाट इट इज? थोरेसिक, फोर्सफुल। या फिर कभी जमाई लो, हाँ बस बस, फोर्सफुल। पक्का? तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मसल इज डिफरेंट और सेम? सेम। बेटा हम जानते हैं कि तुम बदतमीजी करोगे ही करो,
आप सुनो, वो परवरिश की बात होती है ना, जैसे आपका लालन पालन हुआ है ना, वो आपके ब्लड में घुस जाता है। आपकी परवरिश जैसे, हम कितना भी कसम खाएं, कल 2 गर्ल्स के पीछे फिर 2 बॉयज आए, पकड़ में आ जाओ तुम, बस हम पढ़ाई चाहे छोड़ दो लेकिन तुम्हें चटनी बना देंगे हम। अरे यार शर्म आती है कि हाँ क्लास में बोलता हूं कि कोई लड़का ऐसा नहीं करे, तुम बाहर निकलते हो, गर्ल्स आकर बोलती हैं 2 लड़के खड़े हैं बाहर, अब वो कौन है, मेरे को बस पकड़ में आ जाए बस। और मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, तुम चाहे जितने बड़े खलीफा हो। और जब तक तुम्हारे पापा यहां आ नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा सारा टेडी और सारा प्रॉमिस यहीं रखवा लूंगा मैं। अजीब पागल हो गए। कल शाम की घटना, मैं ना गर्ल्स का नाम बता सकता हूं ना बॉयज का नाम, लेकिन तुम पकड़ में आ जाओ बस एक बार, रंगे हाथों पकड़ में आ गए ना, ऐसी किल्ली मार मार के तुम्हें सही करेंगे हम। कैमरा मालूम है मैं कौन, समझ पकड़ में तो नहीं आते ना, और उनसे बोल देना कि सुनील इंस्पायरेशन, फिर से बोलो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मसल बदल गई कि वही है, पर उनका रोल घटा कि बढ़ गया, डायाफ्राम थोड़ा और थोड़ा बड़ा, एक्सटर्नल इंटरमसल और, तो इन टोटल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का जहां पर रोल था 10 से 20 आप 40, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डायाफ्राम को नीचे करती थी कि चेस्ट को ऊपर करती थी, तो रोल किसका ज्यादा दिखेगा, चेस्ट का, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थोरैसिक ब्रीदिंग। नाउ थोरैसिक ब्रीदिंग में थोरैक्स नीचे गया तो इट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन की नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल देखो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, लेकिन फोर्सफुल, नाउ द फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए वी हैव मसल्स। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए हमारे पास मसल्स हैं, और 2 मसल हैं, एक का नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और दूसरी है एब्डोमिनल मसल्स। यानी जो डायाफ्राम डोम से होकर के आया है ये यहीं नहीं रुके और ऊपर जाए, और ऊपर जाए तो कौन धक्का मारे, एब्डोमेन, तो एब्डोमेन का कंटेंट धक्का मारेगा कि डायाफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन से भी ज्यादा डोम से बनाए, तो वॉल्यूम और कम होगा, तो जब और कम होगा तो एक्सपायरेशन फोर्सफुल, एक्सपायरेशन फोर्स, और जो मसल्स बाहर आई थी वो अंदर गई, उनका नाम क्या था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल अंदर की तरफ कांटेक्ट होती, कहां पर, अंदर, तो ये वाली अंदर, ये वाली अंदर, ये वाली अंदर, इसका मतलब जो चीज आ रही थी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड वो आप ऐसे सब नहीं आएगा। चलो पहले एक्सटर्नल पढ़ लो, फिर से बताओ, ये वाली मसल, हाँ एक्सटर्नल, फिर से बोलो एक्सटर्नल है, अब उल्टा देखो, नाउ ये किधर, अंदर, हाँ अंदर, तो बताओ ये कहां थी, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, तो इसको खींचेगी नीचे, ये इसको खींचेगी, ये इसको खींचेगी, तो एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल, तो जो काम एक्सटर्नल मसल कर रही थी उसका अपोजिट इंटरनल, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल थोरैसिक केज को बाहर निकालेंगे कि अंदर, अंदर, तो बताओ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस नॉर्मल से भी कम हो जाएगी, इसका मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, एक्सपायर, नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कितनी मसल, 2, एक और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दूसरा एब्डोमिनल। कुछ लोगों को लगेगा सुनील सर जबरदस्ती पढ़ा रहे, पढ़ के आना कहां लिखा है एब्डोमिनल कंटेंट दैट विल हेल्प इन द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो बेटा, दिस इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दिस इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एंड कहां से धक्का लग रहा, एब्डोमेन से, तो इधर से मार रहे हो तो डायाफ्राम ऊपर, और इधर से कांटेक्ट कर रहे हो तो चेस्ट अंदर,
तो चेस्ट अंदर गया तो इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन एक्स पर, नॉर्मल की फोर्सफुल। मैं करके दिखाता हूं, बताइएगा। अंदर गया, कौन लेके गया? इंटरनल इंटरकॉस्टल। कौन ऊपर भेजा? एब्डोमिनल। 6 पैक 7 पैक 8 पैक, समझ रहे हो? 8 पैक 6 पैक 10 पैक जो बनाते रहते हो, फैमिली पैक। दीज आर द एब्डोमिनल मसल्स। कौन सी मसल? तो सर का एब्डोमिनल मसल फैमिली पैक है, हाँ? तो फैमिली पैक अंदर जाने में दिक्कत है, यस, लेकिन वो कोशिश करेगा। गैस कितनी बाहर आ सकती है, दैट इज नोन एज एब्डोमिनल मसल। तो बताओ, फोर्सफुल इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन। आया? हटा दे? तो बताओ, आप बताना, बहुत टाइम लगा लिया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आई? ब्रीदिंग एक प्रकार की कि दो? एक और नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ये है तुम्हारा पढ़ाई। एक का नाम चुपचाप ब्रीदिंग हो रही है, दूसरा फोर्सफुल ब्रीदिंग। एक मिनट, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग याद है? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हमने दो मसल्स इंस्पायरेशन में लगाई, एक का नाम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक किसका रोल ज्यादा? एक्सटर्नल से कम, फिर भी वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इंस्पायरेशन हुआ, डायाफ्राम अपनी पोजीशन पे आया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल अपनी पोजीशन पे आई, तो जो बढ़ा था वो घट गया, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल। नाउ नॉर्मल के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का रोल कम कि और ज्यादा? डायाफ्राम का रोल और ज्यादा, वॉल्यूम और बढ़ेगा तो एयर और आए, फिर नॉर्मल भेजोगे, डायाफ्राम वापस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वापस, नॉर्मल ब्रीदिंग हुई, इसमें मन नहीं मारा, बोले और निकालेंगे, दैट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या दबाया? चेस्ट। क्या दबाया? डायाफ्राम। डायाफ्राम ज्यादा कैसे दबा सकते हो? एब्डोमेन से। और चेस्ट ज्यादा कैसे दबा सकते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। यस, कौन? क्योंकि तुम लोगों को पढ़ाया गया कि दे हैव द लिगामेंट्स, दे हैव द लिगामेंट। टिश्यू तुमने सही से पढ़े नहीं। टेंडन, लिगामेंट, एंड दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। स्टर्नम के पास लिगामेंट है, रिब्स के पास लिगामेंट, एंड दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। अगर ऐसा ना होता, रॉक हार्ड होता, तो कभी कोई नहीं कॉन्टेक्ट रिलैक्स होता। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? तो ब्रीदिंग कितने प्रकार की? एक कौन? एक नॉर्मल ब्रीदिंग है और एक फोर्सफुल ब्रीदिंग है। नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है, फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है। मैंने यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम लिया है, अब नहीं आया तो अभी पूछ लो, 15 मिनट ही खर्चा होंगे, दोबारा पूछोगे फिर 1 घंटा लगेगा। एनीवन? अब मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन की मसल कौन कौन? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड डायाफ्राम। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन की मसल, तो एक्सपायरेशन कैसा हो रहा है? इलास्टिक रिकॉइल। जो कांटेक्ट हुआ था वापस आ गया, तो इट इज नोन एज इलास्टिक रिकॉइल। रबर खींची थी, छोड़ दी, वापस पहुंच गई, वैसा हो रहा। अब आगे बताओ, फोर्सफुल इंस्पायर। तो जो वॉल्यूम बढ़ा रहे थे एक्सिस का, और बढ़ाओगे तो डायाफ्राम और नीचे जाएगा, चेस्ट और बाहर आएगा। चेस्ट बाहर को लाने वाली मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इसको ले जाने वाली डायाफ्राम। तो डायाफ्राम का रोल भी बढ़ा और चेस्ट का भी रोल बढ़ा, लेकिन किसका ज्यादा बढ़ा? चेस्ट का। कितना? 40, इनका 60। तो टोटल में रोल इनका कितना? 40, इनका 60। तो बताओ क्या दिखेगा? थोरैक्स। तो अब अगर तुम्हें काउंट करना है तो एब्डोमेन काउंट करो कि थोरैक्स? थोरैक्स।
इट इज नोन एज थोरेसिक ब्रीदिंग। पर बेटा इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जब एयर छोड़ी, क्या ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है? क्या ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है कि नॉर्मल? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर निकल गई, फिर भी एयर बची रह गई, और वो निकाल सकते हो अगर थोरैक्स और दबे और डायाफ्राम और तो डायाफ्राम को किसने धक्का मारा? और यहाँ पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो बताओ फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन सी मसल है? दो, एक और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल। भाइयों बहनों, जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंदर जा रहा है, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस बाहर आ रहा है। इसका मतलब इन ब्रीदिंग we are dealing with the volume of gases. We really dealing with the, and these are known as pulmonary volume. बोलो क्या है? So next topic is pulmonary volume and capacities.